नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे और इन खबरों के जरिए आपको ले चलेंगे सियासत की दुनिया में। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां हो गई लूटपाट, लेकिन लूटपाट बड़ी दिलचस्प होगी और साथ ही ये भी आपको समझा पाएंगे कि कई दफा छोटी सी बात कितना बड़ी मुसीबत बढ़ा देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आज की कौन सी है 5 बड़ी खबरें। जीत का अंतिम दांव, किसको विवेक दे रहे तनख्वाह, लूट सके तो लूट, पेड़ की खातिर फायरिंग, दे दनादन और रेस्ट हाउस में दारू पार्टी। तो मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर है राज्यसभा से जुड़ी हुई खबर, और राज्यसभा की खबर पर आईएनडी 24 लगातार बना हुआ पल पल की खबरें लेकर हम आपके साथ है। लेकिन आज लगातार हमने देखा कि राज्यसभा के लिए कल देश भर में चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होगा। इसके लिए कांग्रेस बीजेपी ने अपने दिग्गजों के साथ मंथन और प्लानिंग शुरू कर दी है और दोनों एड़ी चोटी की ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में जहां भारतीय जनता पार्टी प्रबंध समिति की बैठक हुई, बैठक में सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित और भी नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े नेताओं के साथ केपी सिंह और लक्ष्मण सिंह भी शामिल हुए। लेकिन इस बैठक के बाद क्या कहा नेताओं ने, पर जिस तरह की ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कल रात सबको चौंका दिया डिनर पार्टी के जरिए, जब सपा बसपा और निर्दलीय लोग पार्टी में साथ खड़े दिखाई दिए। जो पहले कांग्रेस के साथ थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तस्वीरें भी आप देखिए कि तमाम विधायक पहुंचे, जिनकी बैठक हुई। विधायक दल की अंदर खानों की जो खबरें हैं उसके मुताबिक यही कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी भले अपने तरह से रणनीति चलती रहे, लेकिन हमारी रणनीति अलग है। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति का खुलासा भी नहीं कर रही है, और इसमें क्या कहा नेताओं ने वो भी सुनते हैं। चलिए ठीक है, तो राजनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि राज्यसभा का चुनाव है, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। जो तस्वीरें हैं उसमें साफ नजर आ रहा है 2 भारतीय जनता पार्टी से होंगे, और अगला जो प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस से, यानी दिग्विजय सिंह कांग्रेस से जाने की तैयारी में, लेकिन चौथे प्रत्याशी के रूप में फूल सिंह बरैया है। चलिए समझते हैं, मेरे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कवर करने वाले आकाश और साथ ही संदीप मिश्रा। क्या कहेंगे आकाश? आज दिन भर से हम देख रहे हैं राजनीति की उठापटक दिखाई दे रही है, कल रात भी डिनर पार्टी भी दिखाई दी, लेकिन आप कांग्रेस को कवर कर रहे थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की बात होगी तो आप दोनों से मैं समझूंगा कि आखिर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा। लेकिन क्या माना जाए, राज्यसभा का रण अब अंतिम दौर में? जी बिल्कुल, राज्यसभा का जो रण है वो मनोज जी अंतिम दौर में देखा जा रहा है, और जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है राजनीति में, खास तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो डिनर पॉलिटिक्स देखने को मिली। बीजेपी ने जिस तरीके से जो डिनर बुलाया था उसमें बसपा सपा और जो निर्दलीय विधायक है वो विधायक पहुंचने के बाद कांग्रेस की जो प्लान थे वो सीधे तौर पर धराशायी हो गए हैं। हम कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बारे में बात करें उसके पहले मैं सीधे संदीप के पास चलूंगा। संदीप, अगर हम बात करें तो किस तरीके से कल डिनर बुलाया गया था और उसमें रणनीति भी बनी थी और एक संदेश देने का कोशिश किया गया था कि बीजेपी अब मजबूत है और राज्यसभा की 2 सीटें बीजेपी ले जाने वाली। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 शिकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल डिनर पॉलिटिक्स के बहाने न सिर्फ अपने विधायकों को एकजुट किया है, बल्कि जो निर्दलीय विधायक थे उनको पार्टी में साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कहीं न कहीं कमाल करने की कोशिश की है। और जो विरोधी खेमा है यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की ने कि जो अभी तक आपके साथी थे वो आज सब हमारे साथ
साथ खड़े हैं। अगर हम बात करें सपा बसपा के विधायकों की, वो तीनों विधायक थे, निर्दलीय विधायक भी थे, सिर्फ 2 विधायकों को छोड़ करके, हालांकि वो उनका तर्क ये है कि वो बाहर थे शहर से, जिसके कारण वो भोपाल में नहीं है। लिहाजा कुल मिला के अगर हम बात करें तो 5 विधायक है, उनमें से 7 विधायक हैं सपा बसपा और निर्दलीय मिला के, तो 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ कल खड़े नजर आए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं गेम चेंजर का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम ओवर किया लेकिन है। आकाश ये भी समझना चाहूंगा मैं कि आप दोनों बने हुए कांग्रेस और बीजेपी की खबरों पर, सवाल ये भी है कि जब आप दोनों समझ रहे होंगे इस राजनीति को, इस सियासत को, तो क्या ये भी माना जाए कि जैसा संदीप कह रहे हैं डिनर पार्टी भी हुई, प्रबंध भी आज किया गया है, सुबह से प्रबंध कमेटी की बैठक भी हुई है, इस बैठक में क्या हुआ? जी बिल्कुल संदीप, प्रबंध कमेटी की अगर बात करें तो क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी की रणनीति के सामने कांग्रेस के जो प्लान है फिर पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, तो आज प्रबंध समिति की बैठक थी, सुबह से लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में भी देखा गया, लेकिन बीजेपी में किस तरीके से बैठकों का सिलसिला जारी है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जो अंदर से बातें निकल करके सामने आई, भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर के पूरा टटोल रही है, हर चीजें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उन सारी चीजों को भी बीजेपी टटोल रही। बीजेपी ये भी टटोल रही कि जो कार्यकर्ता हैं वो कितना भावनाओं से जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कितनी निष्ठा रखते हैं, कांग्रेस से कितनी निष्ठा रखते हैं, ये सारी चीजों को टटोला जा रहा है। ये जो बैठक है प्रबंध समिति की भाजपा की थी, बड़ी अलग है, बहुत हट के बैठक रही है। हमने कुछ अंदर जो वहां सूत्र थे उनसे हम जो बातें की। आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी एक तैयारी कर रही है, कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने प्रबंध समितियां भी बना दी हैं, तमाम चीजें, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, कांग्रेस में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा? क्योंकि मैं खुद अगर बात करूं तो कांग्रेस में अभी तक बैठकें जरूर हुई हैं, लेकिन जिस फास्ट तरीके से बीजेपी उपचुनाव को लेकर भी और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक्शन में दिख रही है, क्या लग रहा है बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल है, जिस तरह से लगातार बैठकें चल रही हैं और जो बीजेपी में देखने को मिल रहा है वर्तमान में, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले प्रबंध समिति, चुनाव संचालन समिति की बैठक देखी, अब उसके बाद जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं 24 सीटों पर, उन प्रभारियों की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विनय सहस्त्रबुद्धे, ये सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, वो इन जो 24 प्रभारी हैं उनके साथ बैठक ले रहे हैं। आगे का जो रोड मैप है उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 15 महीने भर से जो शिवराज सरकार के 100 दिन का टारगेट लेकर के चल रही है और उसी के तहत ये यहाँ पर 24 सीटों में उपचुनाव में जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट व्यू यहाँ पर कहलाएगा। जी, ये बड़ी खबर है आकाश, जिस तरह से दर्शकों को भी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी एक नए मोड पर, यानी एक नए नारे के साथ चुनाव मैदान में होगी, जैसा प्रबंध समिति से बड़ी खबर निकल कर आई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी यही है कि प्रबंध समिति की बैठक में तय किया गया कि 100 दिन का काम वर्सेस 15 महीने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो 100 दिन में काम किया, लगभग जब चुनाव हो रहे होंगे तो 100 दिन तक सरकार पहुंच चुकी होगी, लेकिन 15 महीने में कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि हमने बीमा जमा कर दिया किसानों का, भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि हमने किस तरह से कोरोना के संकट से निपटने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस क्या बताएगी? आकाश, ये और आप बता दीजिए। जी बिल्कुल मनोज जी, अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अभी तक जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी उसके सामने कांग्रेस के सारे प्लान फेल रहे। यही कारण है कि आज विधायक दल की बैठक मात्र एक औपचारिकता बन के रह गई। हालांकि जो नाराज विधायक थे या जो विधायक कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे, वो आज जरूर जो है विधायक दल की बैठक में पहुंचे भी। लेकिन लक्ष्मण सिंह की बात करें, पहले भी जो है कांग्रेस के विरोध में कई बार वो बयान दे चुके हैं, मुखरता से कई बार कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, तो आज भी जो है वो उसी अंदाज में नजर आए, बैठक में जरूर पहुंचे, लेकिन बैठक शुरू होने के पहले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की और वहां से रवाना हो गए। केपी सिंह की अगर बात करें तो वो बैठक में जरूर पूरे समय मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी के सामने एक बड़ी खबर जो हम पहले भी दर्शकों को बता रहे थे मनोज जी, कि अब कांग्रेस ने मान लिया है कि कांग्रेस को एक सीट ही मिलेगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात जो कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी खेमे में होगी, वो डर अब खुद कांग्रेस को सताने लगा है और कांग्रेस ने इसीलिए आप निगाह बनाए रखिएगा। और इस वक्त मध्य प्रदेश में राज्यसभा के रण की अंतिम तैयारियां जोरों पर है। डिनर हुआ तो आज रामपाल जी के बंगले पर लंच हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। लंच और डिनर की पॉलिटिक्स कहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएगी, एक बानगी कल रात डिनर के बाद देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर है जैसा बता रहे हैं आकाश। और जो क्रॉस वोटिंग की चिंता कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगी, अब कांग्रेस को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल राज्यसभा के चुनाव में कुछ और दिखाई दे। तो चलिए इंतजार रहेगा, लेकिन हर खबर के लिए, राज्यसभा की खबर आपको देखना है
तो आप पल पल की खबर के लिए IND24 पर जरूर रहिएगा। सब कुछ दिखाएंगे और सब कुछ लेकर आएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में शुरू हुआ बंगले पर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बंगला पॉलिटिक्स के बीच में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर राज्य की शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। बंगला राजनीति पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर लिखा कि सरकारी व्यवस्था सरकारी कार्य क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, सरकारी बंगले की जगह फ्लैट बनाया जाए, ये राजनीति सही नहीं है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि लाल बत्ती तो चली गई पर बंगले की जो राजनीति है वो नहीं गई है। यदि अच्छा हो कि जो राजनेता है वो बंगले की जगह उनको फ्लैट दे दिया जाए तो निश्चित है एक बड़ी सलाह है। लेकिन विवेक तनखा जी जो हैं किसको विवेक दे रहे हैं? क्या अपने नेताओं को विवेक दे रहे हैं जिनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं बंगले खाली नहीं हुए हैं, या वो वर्तमान सरकार को विवेक दे रहे हैं? लेकिन ये बड़ा सवाल उन्होंने छेड़ दिया है कि इतने बड़े बंगलों की जरूरत क्या है? जनता की सेवा के लिए बने हैं तो जनता के सेवक बनिए और जनता के सेवक बनकर जनता का काम करिए। आकाश मेरे साथ जुड़े हैं, आकाश से बात करेंगे, समझते हैं। आकाश, जब जनप्रतिनिधि जीत कर आता है तो वो जनता से बड़े बड़े वादे करता है, दावे करता है, ये कहता है कि मैं जब भोपाल पहुंचूंगा तो आपकी बातों को रखूंगा। लेकिन यहां आते के साथ ही उसको बंगले की चिंता सताने लगती है। मंत्री बन जाते हैं तो फिर चैम्बर की चिंता सताने लगती है, बड़ा बंगला ढूंढते हैं वो। लेकिन विवेक तनखा का ये ट्वीट किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या सभी को उन्होंने विवेक दे दिया कि थोड़ा विवेक से काम लीजिए? जी निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से एमपी में बंगला पॉलिटिक्स देखने को मिली है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्रियों के बंगला मोह के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से बेदखली के नोटिस जारी किए उसके बाद जो है कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं वो कोर्ट के तक पहुंचे। तो यही कारण है कि उसी बीच अब जो है विवेक तनखा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर दोनों ही तरफ के नेताओं को, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की हो, दोनों को ही यहाँ पर विवेक देने का काम किया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तो सिर्फ बंगला गया है, क्योंकि इशारों में इन इशारों को समझना भी जरूरी होगा। क्योंकि जिस बात को लंबे समय से कहा जा रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी है या कांग्रेस में नाराजगी या भीतर घातियों से कांग्रेस घिरी हुई है, वो कुछ देखने में भी मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और यही कारण है कि उन्होंने अपने को भी संदेश देने का प्रयास किया है कि अब बंगलों से, पॉलिटिक्स से हटकर जनता के बारे में सोचिए, नहीं तो आने वाले दिन और खराब हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सरकारी व्यवस्था पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगलों की जगह अगर बंगलों की उपलब्धता कम है तो जो मंत्री हो चाहे विधायक हो उनके लिए फ्लैट्स की उपलब्धता कराई जाए, और ये व्यवस्था कराना राज्य सरकार का काम है। तो सीधे तौर पर देखें तो एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा काम उन्होंने किया है। और दोनों ही पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों को विवेक तनखा ने विवेक देने का काम बंगला। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। और बिल्कुल सच है कि विवेक तनखा जी एक अच्छे लॉयर भी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने प्रयास किया है कि अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताने का कहा है कि समझिए, बंगले को छोड़िए, जरूरत पड़े तो फ्लैट में रहिए, लाल बत्ती तो आपकी जा चुकी है, फिर क्यों ज्यादा इतराते हैं? संभल के रहिए और काम करिए। जनता की बात करते, जनता के मुद्दों को लेकर आगे आइए, उनका मकसद ही रहा होगा। लेकिन कहाँ समझने वाले विवेक तनखा जी, आपके लोग ना आपके ना पक्ष के नहीं समझेंगे। बंगले का खेल बहुत निराला है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है। सुजालपुर में ट्रकों से खाद की लूट हुई है और ये खाद लूटने वाले किसान थे। दरअसल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुजालपुर में 2 ट्रकों से खाद की लूट की बहरावल में सोसाइटी के वितरण केंद्र पर किसानों ने खाद लूटी है। कमालपुरा, बहरावल और कादी खेड़ी के किसानों ने यह खाद को लूटने का प्रयास किया है। सोसाइटी प्रबंधक ने इस पूरी घटना की पुष्टि की। लेकिन तस्वीर देखिएगा आप, इन तस्वीरों के जरिए खाद की लूट मच गई। दरअसल वहां एक सोसाइटी केंद्र पर यह खाद पहुंचने वाला था, उससे पहले वहां किसान मौजूद थे और जो किसान दिखाई दे रहे हैं खाद लूट रहे हैं। बाकायदा आप देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये विजुअल बयां कर रहे हैं, सीधे तौर पर दर्शक देख पा रहे होंगे। लेकिन खाद को लेकर, किसानों को लेकर सरकारें बात करती है, कांग्रेस बात करती थी, अब वर्तमान की भाजपा सरकार बात करती है, उपचुनाव सामने है, लेकिन इस तरह की लूट क्या ये बता रही है कि किसान खाद से परेशान है? दीपक जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुजालपुर से, दीपक से समझ लेते हैं। दीपक, क्यों लूटी गई खाद? क्या किसान परेशान है खाद को लेकर, या फिर वहां की जो सोसाइटी है वो ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पा रही थी? निश्चित मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह की तस्वीरें पहले पूर्व में बिहार से आया करती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के सुजालपुर
के ग्रामीण अंचल से तस्वीरें आई हैं। 10 लाख का खाद लूटा गया है। मनोज जी, निश्चित ये एक अपराध है और पुलिस में इस अपराध की सजा भी है और निश्चित अपराध दर्ज भी होगा, लेकिन आखिर वर्तमान सरकार के लिए ये जो तस्वीरें हैं ये एक आईना है कि आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें बनी, जब देश का अन्नदाता, जो प्रदेश का दाता भगवान कहा जाता है, वो लूट पर आमादा हुआ। 10 लाख का कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हुआ है, सरकार का 10 लाख का खाद लूटा गया है, लेकिन इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित हुई है? ये तस्वीरें उस वक्त भयावह ज्यादा नजर आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, जब कहीं ना कहीं उपचुनाव सर पर है, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेर रही है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें आना मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं अपमानजनक है और निश्चित IND24 ने प्रथम दस्ता इस खबर को उठाया ही सिर्फ इसलिए है कि कहीं ना कहीं अन्नदाता की जो वास्तविक परेशानी है वो किसानों। लेकिन वास्तविक परेशानी है क्या दीपक? आप वहां हैं, किसानों से आपकी बातें हुई होंगी, है क्या दिक्कत? क्या उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है या कुछ और है? निश्चित, जब किसान इसको वो उस कंपनी का खाद है जो कहीं ना कहीं इस समय की फसल के लिए जून माह में विशेष तौर से किसान को इस खाद की भारी आवश्यकता होती है। इस बात के लिए वो सरकारी सोसाइटियों में लाखों रुपए का KCC और लाखों रुपए के उपकरणों का यंत्र जमा करता है क्योंकि उसे समय पर खाद मिले, लेकिन खाद का ना मिलना कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये अपराध घटित करने का एक माध्यम बना है और निश्चित जो कि कहीं ना कहीं एक अपराध है। हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल है। हमारा मकसद कहीं कोई सपोर्ट अपराध को बढ़ाना हमारा काम नहीं है, लेकिन अपराध ऐसे हो जो किसानों से जुड़े हो, अपराध ऐसे हो जो जनता से जुड़े हो। आखिर मजबूर क्यों होता है किसान और जनता? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं किसान परेशान रहा होगा और कई दफा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाना चाहते हैं। भले किसान समझदार है, भोला भाला होता है और इसी भोलेपन का वो गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अगली खबर की तरफ हम चलेंगे तो एक खबर एक अलग तरह की खबर है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुरा गांव में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान 3 राउंड फायरिंग और कुल्हाड़ी से किए गए हमले में 2 लोग घायल हो गए। फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुष्टि क्या करें, ये तो विजुअल्स में दिखाई दे रहा है किस तरह से। जरा देखिएगा किस तरह लड़ पड़े एक पेड़ काटने को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि एक पक्ष था वो नहीं चाहता था कि पेड़ काटा जाए और दूसरा पक्ष पेड़ काटने को आमदा था। दोनों के घर आसपास थे, उस बात को लेकर विवाद हो गया। लेकिन विवाद इतना बड़ा कि दनादन फायरिंग चल गई और भिंड और मुरैना में तो यही है, आपने एक दूसरे को घूर लिया तो भी फायरिंग हो जाएगी और फिर आपने पेड़ काटने की बात कर दी। लेकिन सबसे यही कहेंगे कि पेड़ बचाइए, जल है तो जीवन है, पेड़ है तो जल है और वायु है, सब कुछ है। लेकिन पेड़ बचाने के नाम पर यदि लड़ाई इस बात को लेकर है कि किसका घर के पास पेड़ है तो फिर गलत है, और यदि इस बात को लेकर लड़ाई है कि पेड़ किसने काटा, क्यों काटा, तो फिर एक दूसरा विवाद है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा, लगातार लड़ते रहे, एक दूसरे पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। यहाँ तो हर घर में एक बंदूक है तो कितनी देर लगती गोली चलाने में। और चंबल का पानी कहते हैं कि देर नहीं करता गुस्सा करने में, थोड़ा कम गुस्सा करिए, पेड़ को बचाइए, दोनों मिलकर और लड़ाई को खत्म करिए, गले लगिए और एक पेड़ और नया लगा दीजिए। पेड़ को लेकर क्यों लड़ना? यदि पेड़ एक नया लग जाएगा तो लोगों को जल भी मिलेगा, वायु भी मिलेगी। और विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास से समझते हैं। विकास, ये किस तरह का विवाद है? पेड़ बचाने को लेकर झगड़ा हुआ है या पेड़ हटाने को लेकर झगड़ा हुआ? मनोज जी, आपको बता दें, देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदूपुरा पड़ता है। यहाँ पे एक मामूली विवाद था पेड़ काटने को लेकर। मेड़ पे कोई पेड़ कटा था और दूसरे 2 उसके दावेदार थे, इन दोनों के खेत बाजू में लगे हुए, उसी को लेकर विवाद बढ़ गया है और बंदूकें निकल आई। तो उसमें से करीबन आधा दर्जन फायर भी हुए हैं और उसके बाद में फायर बंद होने के बाद कुल्हाड़ियों से भी आक्रमण किया गया है। तो इसमें से 2 लोग घायल हुए हैं जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर से 3 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज कर दी है और उनको गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। लेकिन ये पेड़ बचाने को लेकर नहीं हुआ, पेड़ लड़ाई इस बात की थी कि पेड़ मेरा है, ऐसा इस पर झगड़ा हुआ? जी चलिए विकास, बिल्कुल। हाँ जी कहिए अपनी बात। इस तरीके से जो मेड़ होती है, पेड़ की मेड़ होती है, उसको लेकर झगड़ा हुआ है कि पेड़ एक था जो उसका दावा था कि पेड़ मेरा है और वो काटना चाह रहा था, दूसरा था उसको कह रहा था कि पेड़ मेरा है, उसका खड़ा रहने दो। तो उसी को लेकर विवाद बढ़ गया और आपस में फायरिंग हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आप मेरे साथ जुड़े। तो देखिए, आप हम वही कह रहे हैं कि पेड़ इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि पेड़ मेरा है। लेकिन यदि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा होता कि भाई साहब पेड़ मत काटिए, पेड़ को बचाइए, पेड़ तेरा भी है, पेड़ मेरा भी है, क्योंकि पेड़ सबको हवा देता है और हम सबका है।
पर यहाँ कौन है, किसको बचाने चला? यहाँ तो फायरिंग हो गई, गोलियां चला दी, लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों का पेड़ छीन लिया और ये पेड़ सरकारी संपत्ति में जमा हो गया। झगड़ा पेड़ को लेकर हुआ था। अब एक और दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, जिसमें एक तस्वीर शिवपुरी की, यहाँ खरीदी केंद्र पर किसानों के सामने ही आरआई और पटवारी भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। यहाँ कृषि, और दूसरी तस्वीर ऐसी है, यहाँ कृषि विभाग के रेस्ट हाउस में कृषि विभाग के डायरेक्टर, एसडीओ, आरईओ और अन्य कर्मचारी शराब पार्टी का मजा ले रहे हैं। साहब लोग मजे ले रहे हैं, लोग कोरोना से परेशान हैं, लेकिन इनको शराब मिल गई। कई दिन तक तो लोग परेशान होते रहे कि शराब मिलेगी कहाँ। तो दो तस्वीरें आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर। एक में दे दनादन चल रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, पटवारी और आरआई। ये वो जिम्मेदार लोग हैं जो जमीन नापने जाते हैं। कई दफा इन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं कि एक कड़ी आगे कर दी, एक कड़ी पीछे कर दी, लेकिन इस तरह के झगड़े देखने को मिलते रहते हैं। और ये तस्वीर वायरल हुई है, ये वीडियो देखिएगा। इसमें एक आरआई साहब, एक पटवारी साहब है और झगड़े की वजह शायद लेन देन रहा होगा, पता नहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है। तो योगेंद्र से समझ लेते हैं। योगेंद्र, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, पटवारी और आरआई में लेन देन के झगड़े खूब होते रहे, ये भी उसी तरह का झगड़ा था या कुछ और था? नहीं, ये बिल्कुल अलग तरह का झगड़ा इसलिए है क्योंकि जो आरआई है कोरकू, उन्होंने इस पटवारी की, चतुर्वेदी जी वहाँ पटवारी हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी खरीद केंद्र पर। खरीद केंद्र है, कोलार ब्लॉक में आता है, जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी थी खरीद केंद्र पर। और पटवारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे जब निरीक्षण के लिए एडीएम वहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। और जब एडीएम ने आरआई से पूछा तो उन्होंने कहा साहब पटवारी तो वैसे भी नहीं आते हैं, कभी कभार ही आती हैं। तो इसी बात को लेकर के जो है उनके बीच में झगड़ा हुआ। जब फोन पर उनको बुलाया गया तो आते ही साथ उन्होंने आरआई के साथ गाली गलौज की। उस समय एडीएम भी मौजूद थे और तमाम किसान वहाँ पर मौजूद थे। यह पूरी घटनाक्रम हुआ जी। मतलब वरिष्ठ अफसरों के सामने ये घटना घटित हुई है? जी जी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई कार्रवाई हुई? नहीं, फिलहाल ये दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। हालांकि थाने में अभी किसी तरह की एफआईआर जैसी बात तो नहीं आई है, लेकिन थाने तक ये मामला पहुंचा था और वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब थाने में पहुंचे होंगे तो दोनों ने कहा होगा भाई साहब लड़ाई को खत्म कर लीजिए, हम दोनों एक विभाग के लोग हैं, अनावश्यक थाने के चक्कर लगाना पड़ेंगे। धन्यवाद योगेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े। पर इस तरह की तस्वीरें ये बताती है कि छोटी छोटी सी बात पर विवाद होते हैं, कहीं पेड़ कटने पर विवाद होते हैं, कहीं अब पटवारी साहब नौकरी कर नहीं रहे थे, सच्चाई खुल गई तो उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने आरआई साहब को जड़ दिए, ऐसा कहा जा रहा है। बाद में फिर दोनों ने एक दूसरे को दे दनादन कर डाली। पर यह तस्वीर ये बताती है कि जिनके जिम्मे बाकी लोगों को एक आईना दिखाना है कि वो समझे यदि वो दोनों आपस में लड़ेंगे। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे थे शराब पार्टी की, जरा ये तस्वीर भी आप अलग से भी देखिएगा। अभी हम विंडो में दिखा रहे थे और हमारे साथ अंबिकापुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। श्रवण, क्या कहेंगे? बड़े मस्त हो रहे हैं साहब पी पा के, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई चिंता नहीं है कोरोना की, इनको कोई चिंता नहीं है नौकरी की, इनको कोई चिंता नहीं है कि किसानों का क्या हो रहा है। मौका मिला तो मजे ले लिए इन्होंने और शराब की पार्टी भी चल रही। कौन है ये लोग और क्या कार्रवाई हुई इन पर? जी मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि अंबिकापुर के उप संचालक कृषि के अधिकारी हैं जो सोमवार को जन्मदिन की पार्टी बना रहे थे अपने दफ्तर के बगल में अतिरिक्त कक्ष में। जी, ये जो वीडियो है जब वायरल हुआ है, जब वायरल होने के बाद ये पता चला है तो जी, वायरल होने के बाद जो है इनके जो कारनामे हैं वो उजागर हुए हैं। जी सैनी जी, चलिए धन्यवाद आपका। और शराब तो सब पीते हैं, कई दफा ये सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी शराब का सेवन ना करें। शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है और ऐसी शराब तो बिल्कुल ना पिए। आप अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, बर्थडे मनाइए, अपने घर में मनाइए, रेस्ट हाउस में से बाहर निकल कर ऐसी जगह जाइए जहां लोग ना देखें, क्योंकि आजकल कैमरे बहुत हो गए। पता नहीं आपके बाजू वाले आपको वीडियो शूट कर लेगा, फिर वायरल करेगा और हम खबर में दिखा देंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इस तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ होते हैं। इन खबरों में सियासत होती है, इन खबरों में दिलचस्प खबरें होती है और इन खबरों में यह भी होता है कि कहां दनादन छोटी सी बात पर लोग लड़ लेते हैं। लड़िए मत, मिलकर रहिए, साथ चलिए, छोटी छोटी बातों में लड़ना छोड़ दीजिए। तो मिड सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।